तो हम ये जो तुमको लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे हम तुम्हें एक बेसिक आउटलाइन दे रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे। समुंदर की गहराइयों में घुसोगे मेरे दोस्त तो खो जाओगे। अगर तैरना नहीं आता और समुंदर की गहराइयों में घुस गए तो डूब जाओगे, कोई खोज नहीं पाएगा। तो उसके लिए तुमको एक आउटलाइन लेना बहुत जरूरी है, राउंड ऑफ लेना बहुत जरूरी है कि क्या बोल लेते भाई असल में ये लोग। तो यही हम जानेंगे इस लेक्चर में, इन सबको डेप्थ में नहीं घुसेंगे। पहले तैरना सीख लें, तैरना सिखा दे भाई तुम्हें, फिर आगे बढ़ते। तो इसमें डेप्थ ना होते हुए भी डेप्थ है। अगर ये लेक्चर देख लोगे तो इस लेक्चर में तुमको लगेगा कि यार कुछ खास तो था नहीं, कुछ बड़ा तो था नहीं, लेकिन इसमें तुम एरिस्टोटल की पूरी जिंदगी के बारे में जान जाओगे, उनके पूरे काम के बारे में जान जाओगे। अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे, अगर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो या तुम भरी महफिल में 10 लौंडे तुम लोग बैठे हुए या लौंडिया बैठे हुए आपस में बतिया रहे हो, तो उसमें अगर कोई बोलेगा भाई एरिस्टोटल का क्या काम था, तुम बक दोगे ये काम था, ये काम था, ये काम था, सबके भैया जबड़े खुले के खुले रह जाएंगे। वो इम्पैक्ट तुमको छोड़ना है, ये लेक्चर तुमको वो इम्पैक्ट छोड़ने में संपूर्ण मदद करेगा। स्वागत वापस से आप सभी का। और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे भैया एरिस्टोटलियनिज्म। अब इसकी स्पेलिंग देख लेना क्योंकि इसमें TOTEL है, लेकिन एरिस्टोटल में सिर्फ एरिस्टोटल लिखते हैं तो TOTLE होता है, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन। अब आज के हम लोग लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने देखा प्लेटो, और ये थ्योरीज ऑफ मेटाफिजिक्स है, इसको कंफ्यूज मत करना तुम्हारा। मेटाफिजिक्स इन जनरल ये थ्योरीज ऑफ मेटाफिजिक्स है। हम एक टाइमलाइन लेके चल रहे हैं। पहला लेक्चर प्लेटो पे था, दूसरा लेक्चर जो भैया प्लेटो के अपने आए, कौन आए, प्लेटो के स्टूडेंट आए, एरिस्टोटल ने दिया तुम्हारा एरिस्टोटलियनिज्म, क्या फॉर्म के ऊपर बात करी थी, क्या उनका गॉड के ऊपर आउटलुक था। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से सोचते थे गॉड को लेके, किस तरीके से बायोलॉजी को, नेचुरल हिस्ट्री को इन्होंने फ्यूज कर दिया फिलॉसफी के साथ, कैसे उनकी थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस हुई थी। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो तुम्हारे प्लेटो हैं उन्होंने 2 डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड्स में डिवाइड कर दिया था, 2 वर्ल्ड्स में डिवाइड कर दिया था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एक था वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट और एक था वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस जो यहाँ का वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट एक अदर वर्ल्डली कुछ फिनोमिना उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी, प्लेटो ने आपके सामने रखने की कोशिश करी थी। अब एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल ने बोला भैया हमको मतलब नहीं क्या चल रहा है आगे, हमको नहीं मतलब क्या चल रहा है अदर वर्ल्ड में, हमको हेयर एंड नाउ से मतलब है, इस दुनिया से मतलब है, इस फिजिकल वर्ल्ड से मतलब है। तो इन्होंने खारिज कर दिया द अदर वर्ल्ड को प्लेटो के, और उन्होंने बोला यहाँ पे काम करो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काम करो, इसको पहले तो मास्टर करो। तो एक कॉन्ट्रास्ट था प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में, कॉन्ट्रास्ट था। जैसे प्लेटो ने एक जॉब समझा कि भैया एक फिलोसोफर का जॉब है ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझना दुनिया को, वैसे ही एरिस्टोटल ने कहा कि हमारा जॉब है ये बताना कि क्या इंपॉर्टेंस है इस दुनिया की। अब एक कॉन्ट्रास्ट था, एक दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा था, ओवरड्रॉ कर रहा था। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल भी गॉड पे बिलीव करते थे, एरिस्टोटल भी एक गॉड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे, और उनके गॉड का कॉन्सेप्ट ये था कि इंटेलिजेंट मूवर्स, ये उनका कॉन्सेप्ट था कि एक इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल एक समझ लो एंटिटी है, सुपर नेचुरल चीज है जो इसको इंटेलिजेंट मूवर्स कहा, और वो एक एस्ट्रल इंटेलिजेंस है। एस्ट्रल इंटेलिजेंस मतलब एस्ट्रल मतलब अदर वर्ल्डली फिनोमिना, सुपर नेचुरल फिनोमिना, उसको एस्ट्रल बोलते हैं। जैसे आज तुमने सुना होगा एस्ट्रल ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी में अगर तो वहाँ को इंटरेस्ट रहा है तो एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्लेन, तो इन सब का कॉन्सेप्ट आता है, ये वहीं से शुरू हुआ था एस्ट्रल। अब तो इससे क्या हमको देखने को मिलता है, एरिस्टोटल की इस थ्योरी से कि भैया वो भी कहीं ना कहीं अदर वर्ल्ड पे बिलीव करते थे, लेकिन बहुत कम योगदान दिया है जितना प्लेटो ने दिया, उससे कम। और वैसे ही तुम्हारे जो प्लेटो हैं वो भी ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे कि कैसा मोरालिटी चेंज कर सकते हैं, तो वो दिस वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते। तो दोनों ने थोड़ा बहुत इधर उधर योगदान दिया, क्रॉस कनेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, क्रॉस कनेक्शन इधर उधर कॉल लगा दी एक दूसरे को, लेकिन मेजर काम प्लेटो का था अदर वर्ल्ड, और एरिस्टोटल का तो तुम्हारा दिस वर्ल्ड। अब आगे बढ़ते हुए, अब तुम्हारा जो एरिस्टोटलिज्म है, जुबान लड़खड़ा जाती है हमारी, एरिस्टोटलिनिज्म नहीं, एरिस्टोटलिनिज्म, अब सही बोल, एरिस्टोटलिनिज्म जो है तुम्हारा वो एक सबसेट है
सबसेट ऑफ मेटाफिजिक्स। अब सुपरसेट सबसेट क्या होते हैं, सब तो तुमने पढ़ा ही होगा कि ये एक है, उसके अंदर जो चीज़ें फॉल करती हैं वो सबसेट होती है। तो अगर ये मेटाफिजिक्स है, ये मेटाफिजिक्स है, तो एरिस्टोटेलियनिज्म जो है तो उसका सबसेट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके अंदर फॉल करता है। ये एक थ्योरी है ये बताने के लिए कि भैया दूसरी दुनिया से मतलब छोड़ दो, मतलब त्याग दो, अदर वर्ल्ड से हमको मतलब नहीं, जो अभी है हियर एंड नाउ उसके ऊपर भरोसा करो, उसके बारे में जानो, उसके बारे में विचार विमर्श करो, उसके बारे में अपना दिमाग लड़ाओ। जो चीज़ तुम्हारे सामने नहीं है उसके ऊपर वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। तो ये कहा एरिस्टोटल ने। अब ये जो थ्योरी है इनकी एरिस्टोटेलियनिज्म, उसमें कुछ तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स हैं जो कि है, बता देते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हारा है सब्सटेंस, तुम्हारा है फॉर्म एंड मैटर, पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी एंड कॉज। तो ये तुम्हारी मेटाफिजिक्स में, एरिस्टोटेलियनिज्म में तुमको ये सब मिल जाएगा। सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी एंड कॉज, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। वापस मैंने बताया बहुत इन डेप्थ नहीं है, थोड़ा थोड़ा टच करते हुए, छूते हुए, हम आशीर्वाद देते हुए निकल जाएंगे इन थ्योरीज को, ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। तो हम ये जो तुमको लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे, हम तुम्हें एक बेसिक आउटलाइन दे रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे। समुंदर की गहराइयों में घुसोगे मेरे दोस्त तो खो जाओगे। अगर तैरना नहीं आता और समुंदर की गहराइयों में घुस गए तो डूब जाओगे, कोई खोज नहीं पाएगा। तो उसके लिए तुमको एक आउटलाइन लेना बहुत ज़रूरी है, एक राउंड ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या बोल लेते भाई असल में ये लोग। तो यही हम जानेंगे इस लेक्चर में, इन सबको डेप्थ में नहीं घुसेंगे। पहले तैरना सीख लें, तैरना सिखा दे भाई तुम्हें, फिर आगे बढ़ते। तो इसमें डेप्थ ना होते हुए भी डेप्थ है। तुम अगर ये लेक्चर देख लोगे तो इस लेक्चर में तुमको लगेगा कि यार कुछ खास तो था नहीं, कुछ बड़ा तो था नहीं, लेकिन इसमें तुम एरिस्टोटल की पूरी जिंदगी के बारे में जान जाओगे, उनके पूरे काम के बारे में जान जाओगे। अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे, अगर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो या तुम भरी महफिल में 10 लौंडे तुम लोग बैठे हुए या लौंडिया बैठे हुए आपस में बतिया रहे हो, तो उसमें अगर कोई बोलेगा भाई एरिस्टोटल का क्या काम था, तुम बक दोगे ये काम था, ये काम था, ये काम था, सबके भैया जबड़े खुले के खुले रह जाएंगे। वो इम्पैक्ट तुमको छोड़ना है, ये लेक्चर तुमको वो इम्पैक्ट छोड़ने में संपूर्ण मदद करेगा। अब यहाँ पे एरिस्टोटल ने एक बात कही थी सब्सटेंस के बारे में कि जो कुछ भी होता है इस दुनिया में उसको सब्सटेंस कहा जाता है। जो कुछ भी होता है, वॉट एवर हैपेंस इन्वॉल्व सब्सटेंस। कोई भी फिनोमिना हुआ या फिर कोई भी चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस है। ठीक है, एक है सब्सटेंस। अब उस सब्सटेंस का क्या होगा भैया? अगर सब्सटेंस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सब्सटेंस नहीं है, तो एरिस्टोटल ये पॉजिट करते थे कि सब्सटेंस नहीं है। पॉजिट मतलब सामने रखना, आर्ग्यूमेंट सामने रखना, आर्ग्यूमेंट्स देना। एरिस्टोटल ये कहते थे अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, और एग्जिस्टेंस से ज्यादा नथिंग कुड बी रियल। सब इल्यूजनरी होगा, कुछ रियल नहीं होगा। अब उसके रियल होने के लिए तुम समझो सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है। अब सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस क्या पार्सल ऑफ मैटर है। हम कहते हैं ना भैया देसी भाषा में कि इसमें तो कोई सब्सटेंस मिला हुआ है, इसमें तो मिलावट है, खाने में दूध में मिलावट है, कोई सब्सटेंस मिला के मिलावट कर दी। तो ये सब्सटेंस वो वाला सब्सटेंस नहीं है, पार्सल ऑफ मैटर नहीं है। सिर्फ मैटर नहीं है कि तुम जिसको पकड़ सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, सिर्फ पार्सल ऑफ मैटर नहीं है। ऑल टुगेदर एक इंटेलिजेंस है, ऑल टुगेदर एक इंटेलिजेंस है। और इस पर्टिकुलर चीज को इन्होंने बोला इंटेलिजिबल स्ट्रक्चर्स। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट, जो कि हमने पढ़ा था प्लेटो वाले लेक्चर में। तो अगर प्लेटो वाला लेक्चर भैया नहीं देखा है तो उसको देख लो। हम विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, देख लो तभी आओ। मजे खोरी करने के लिए ये लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, बोलोगे समझ नहीं आया क्या बोल गया ये बंदा। अगर ढंग से पढ़ोगे, पहला लेक्चर देख के लेक्चर सीरीज वो प्लेलिस्ट पूरी सेव कर लो कहीं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ो। और मेरी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे छोटी सी याद ही आया तो बोल ही देते हैं यार, तुम लोग किसी भी ग्रुप में हो किसी भी स्टडी ग्रुप में हो, फिलॉसफी के ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में होती कि नहीं पता नहीं, टेलीग्राम में, फेसबुक में, यार ये चैनल शेयर करो, वीडियोस शेयर करो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फिलॉसफी को जितना आसान हो सके उतने फंडामेंटल पार्टिकल्स में ब्रेक करके तुम्हारे सामने समक्ष पेश कर सकूँ। तो भैया इसको शेयर कर दिया करो, बड़ी मेहरबानी होगी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। शेयर कर दोगे, लोग आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, कम्युनिटी ग्रो होगी, डिबेट्स होंगी, मज़ेदार एकदम इन्वायरमेंट बनाएंगे। इंडिया में फ़िलॉसफी हम चाहते हैं कि हम एज अ फ्लैग बेयर बन के फ़िलॉसफी इंडिया में लाएं। वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों कवर करेंगे, सिर्फ वेस्टर्न के लिए हम बैठे नहीं है, ईस्टर्न भी कवर करेंगे। तुम समझ लो सारी फिलॉसफीज कवर करेंगे, बस सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है चैनल का ग्रोथ, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहो, शेयर कर दिया करो,
स्टोरी वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी है, बड़ी मदद होगी। अब इन्होंने क्या कहा, ये स्ट्रक्चर को इन्होंने उठाया कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। थिंग ऑफ अ सर्टेन काइंड हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। भैया सेब जो तुम्हारा है उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। तुम्हारी अगर बॉल है, गोबर सी बॉल बनी है, लेकिन बॉल है, उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चर अपना आइडियल फॉर्म या बेस्ट फॉर्म लेने की कोशिश करता है, वो है इंटेलिजिबल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से तुम्हें बॉल से क्या पता लगता है? भाई स्टैटिक, भाई पार्टिकल कोई जान थोड़ी, स्टैटिक है, कुछ नहीं हो रहा उसमें। नहीं, वो स्ट्राइव कर रहे हैं। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्राइव करता है टू अचीव इज आइडियल से। अब हम पढ़ा रहे हैं फिलॉसफी, अपनी किताब लिख रहे हैं, जो भी मैं किताब अपनी लिख रहा हूँ एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पे, क्यों लिख रहा हूँ? जिससे कि मैं एक बेस्ट, तुम समझो, एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम दे सकूँ उस फील्ड ऑफ फिलॉसफी में, स्ट्राइव कर रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की उसमें भी एक स्ट्राइविंग फोर्स होती है, वो स्ट्राइव कर रहा है अपना आइडियल फॉर्म अचीव करने की। और अगर उसको आइडियल फॉर्म ना भी कहो तो एक नेचुरल फॉर्म अचीव करने के लिए स्ट्राइव कर रहा है। और ये जो स्ट्राइव कर रहा है, क्यों स्ट्राइव कर रहा है? हम जो बात कर रहे थे, क्यों स्ट्राइव कर रहा है? रीच इट्स पोटेंशियलिटी। जिस पोटेंशियल पे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है, वहां तक ये पहुंचने के लिए स्ट्राइव करता है, और एक एग्जाम्पल बन पाए, प्रॉपर स्पेसिमेन बन पाए। अब ये जो तुम्हारा पूरा सिस्टम बन रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम मैकेनिकल मीन्स से नहीं जा सकते, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको टेलीलॉजिकल मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा। तुमको इस सिस्टम को अचीव करने के लिए, इसको याद रखना, होपफुली स्पेलिंग सही हो, टेलीलॉजिकल मेथड से जाना पड़ेगा या टेलीलॉजिकल सिस्टम से जाना पड़ेगा। टेलीलॉजिकल मतलब क्या है? कि कोई भी फिनोमिना है, ये एक फिनोमिना हम डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी फिनोमिना उसके पर्पस से डिफाइन होता है रादर दैन इट्स कॉज। कि भाई वो क्यों शुरू हुआ उससे मतलब नहीं, वो किस लिए शुरू हो रहा है, वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, उससे मतलब है। वो टेलीलॉजिकल फॉर्म होता है, टेलीलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी थ्योरी की, कि भाई पर्पस क्या है उस थ्योरी का, रादर उसका कॉज क्या है, क्यों बनी से मतलब हमें ज़्यादा है किस लिए बनी। अब आगे बढ़ते पे, अब इन्होंने फॉर्म के ऊपर बात करी, सब्सटेंस पे हमने बात कर ली, बेसिक्स में यही है सब्सटेंस। अब इन्होंने फॉर्म की बात करी। फॉर्म जो है डिटरमाइनिंग एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक है? फॉर्म डिटरमाइनिंग, एक तो मैं लेफ्टी हूं तो छुप जाती है राइटिंग, डिटरमाइनिंग एलिमेंट है यूनिवर्स का फॉर्म। अब ये डिटरमाइनिंग है तो मतलब बेस है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये बेस है, इसी के ऊपर तुम्हारी इमारत खड़ी होती है। केक लग रहा है इमारत से ज़्यादा, तो हम आर्किटेक्ट, फिर भी इतनी गोबर इमारत बनाई है, शर्म आनी चाहिए। लेकिन तो तुम्हारा फॉर्म है वो डिटरमाइनिंग एलिमेंट है, और जो आइडियाज़ या जो भी चीज़ें बिल्ड होती हैं इसके ऊपर बिल्ड होती हैं, इससे नीचे कुछ नहीं है। ये इसलिए बोला गया so that they become what they have rather being a constant efficient cause। rather एक फॉर्म, एक rather constant, ये भी चीज याद रखना, constant efficient cause से बहुत बढ़ के है फॉर्म। सिर्फ एक constant efficient cause नहीं। constant efficient cause क्या होता है? constant efficient cause एक एजेंट होता है या एक चीज होती है which initiates the process of change। किसी भी चीज़ में चेंज के लिए, एक सेब को एक कुत्ता बनाने के लिए जो प्रोसेस है, वैसे होता नहीं है ये रियलिटी में, लेकिन समझ लो अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है ऐसा, तो सेब से जो कुत्ता बनने के, चलो बहुत अजीब सा एग्जांपल ले लिया, समझ लो बीज से पेड़ बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कांस्टेंट एफिशिएंट कॉज। कि क्या कॉज है जो उसको इनिशिएट कर रहा है। तो इन्होंने कहा फॉर्म सिर्फ एक कॉज से, कांस्टेंट एफिशिएंट कॉज से बहुत बड़ी चीज़ है। वो सिर्फ वही नहीं है जो सिर्फ एक कॉज इनिशिएट करता है, सिर्फ एक प्रोसेस इनिशिएट करता है, उससे कहीं ऊपर है। अब एफिशिएंट कॉज का जो है एक रोल है एरिस्टोटेलिनिज्म में, एक बहुत बड़ा रोल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है, एक इंसान को जन्म दे सकता है, एक इंसान ही एक इंसान को जन्म दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड स्पेसिमेन ऑफ इट्स काइंड है, जो हमने पहले पढ़ा था। इससे पहले हमने सब्सटेंस में पढ़ा था डेवलप्ड स्पेसिमेन ऑफ इट्स काइंड है, तो वो एक इंसान को ही जन्म दे सकता है, इंसान। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि ये एक छोटा रोल है, फिलॉसफी की दुनिया में, इस यूनिवर्स में ये बहुत छोटा रोल है, यूनिवर्सली देखा जाए तो बहुत छोटा रोल है, लेकिन ये रोल एक पर्पस ड्रिवन रोल है।
ये एक टेलियोलॉजिकल रोल है। हमको इससे मतलब नहीं क्यों क्या, हमको ये है कि किस लिए, इससे मतलब है कि किस लिए। तो एक पर्पस ड्रिवन गोल है। तो इसलिए फॉर्म को भी इन्होंने पर्पस कहा कि फॉर्म इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्पस। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा एरिस्टोटल और गॉड का रिलेशन देख लेते हैं। थोड़ा बहुत देखते रहना, खुद से भी चीज़ें ऑनलाइन देखते रहना। अब एरिस्टोटल ने एक गॉड को पोस्टुलेट किया, ठीक है। उनकी एस्ट्रोनॉमी की कुछ उन्होंने थ्योरीज डेवलप करी थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी रीजनिंग देने के लिए उन्होंने एक पोस्टुलेटेड अ गॉड, यहाँ आ जाते हैं हम, एक गॉड पोस्टुलेट किया। अब पोस्टुलेट मतलब क्या होता है, बहुत बार तुमने सुना होगा पोस्टुलेट मतलब क्या होता है कि तुमने कोई भी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की कोशिश करी, रीजनिंग से, डिस्कशन से, राइटिंग से, कुछ भी कह लो, लेकिन तुमने कोई किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की कोशिश करी। तो एरिस्टोटल ने गॉड की एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल कुछ थ्योरीज डेवलप कर रहे थे, जिसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लेकिन इनका गॉड थोड़ा अलग था। इन्होंने कहा जो मेरा गॉड है नथिंग टू डू विद यूनिवर्स। भैया इस ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं है इस गॉड का। अब उसकी भी रीजनिंग इन्होंने दी। क्यों नहीं है भैया? गॉड का तो रिश्ता नाता यूनिवर्स से होना चाहिए। नहीं, क्या बोल रहे हो आप एरिस्टोटल भैया? एरिस्टोटल कह रहे हैं कि गॉड हैज नथिंग टू डू विद यूनिवर्स, कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है भैया रोल? भैया बिना गॉड के यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, बिना यूनिवर्स के मीनिंग के गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। अगर यूनिवर्स ही नहीं है तो भैया गॉड ही नहीं है, और गॉड नहीं है तो यूनिवर्स नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं एरिस्टोटल? ये तो इन्होंने जादुई बात कर दी, ये तो एकदम ही अलग बात कर दी। इन्होंने ये कहा कि गॉड का कुछ मतलब नहीं है यूनिवर्स के गुड और बैड से। गॉड का कोई मतलब नहीं है यूनिवर्स के गुड और बैड से। गुड डीड्स, बैड डीड, उसके फॉर्च्यून्स हो रहे हैं, फॉर्च्यून्स नहीं हो रहे हैं, उसके लिए एक शब्द यूज किया विसिट्यूड, ठीक है, अनवांटेड फॉर्च्यून्स, ठीक है, बुरी बला कह सकते हैं एक तरीके से, कुछ भी आन पड़ी, परेशानी आन पड़ी। गॉड का उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मतलब हुआ तो गॉड अनमूव्ड मूवर कैसे रह पाएंगे। अब उस टाइम पे जब एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम पे गॉड को, एक छोटा सा साइड नोट लिख लो यहाँ पे, गॉड को अभी हम गॉड बोलते हैं, उस वक्त अनमूव्ड मूवर बोलते थे। अभी अनमूव्ड मूवर क्या होता है? दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है वो मूव हो रही है, कोई प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, कोई कॉजेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, उस वजह से मूव हो रहा है। तो उसको मूव करने वाली कोई एक एंटिटी है, कोई एक सुपर नेचुरल चीज़ है, जो दूसरी दुनिया में हो सकती है, इस दुनिया में हो सकती है, पता नहीं, बस है, वो उसको बोलते हैं अनमूव्ड मूवर। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ को मूव कर रही है वो खुद अनमूव्ड रहनी चाहिए। अब ये आर्ग्यूमेंट तो अभी अचानक से आया, भैया उसको मूव करने के लिए उसको भी तो मूव करना पड़ेगा, कहीं ना कोई चीज़ इनिशिएट करने के लिए उसको भी तो खुद इनिशिएट होना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एरिस्टोटल ने ये चीज़ कही कि अनमूव्ड मूवर की वो खुद अनमूव्ड है, उसको किसी ने मूव नहीं किया, उसको किसी ने इनिशिएट नहीं किया। अगर इस सेंस में देखा जाए कि हाँ भाई गॉड को कोई इनिशिएट क्रिएट करने वाला नहीं था, तो एरिस्टोटल कहीं ना कहीं ठीक कह रहे थे। अगर गहराई में घुस के देखा जाए तो उसको अनमूव्ड मूवर कहा जाता है। और इसी के आगे इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर तुम एरिस्टोटलियन प्रिंसिपल्स को, एरिस्टोटलियन जो तुम्हारी थ्योरीज है, मेटाफिजिकल थ्योरीज है, उसको तुम इससे कंफ्यूज कर जाओ कि वो एक पर्पस फुलफिल कर रही है जो कि गॉड ने ऑर्डर किया था। नहीं भैया, ऐसा गॉड का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये मत समझो तुम कि जो थ्योरीज हम यहाँ पे दे रहे हैं, एरिस्टोटल जो एरिस्टोटलियन यूनिवर्स जो है, जो तुम्हारा एरिस्टोटल का अपना यूनिवर्स है, वो कोई गॉड के ऑर्डर की वजह से नहीं, तो तुम गलत हो, बहुत बड़े गहरी गोबर में हो अगर तुम इस सोच में हो। इन्होंने कहा टेलियोलॉजी जो है वो एक अनकॉन्शियस चीज़ है। अब कहीं ये फंस रहे थे, कहीं ये भाई हर चीज़ का तो पर्पस है, कोई ना, हर चीज़ एक एंड पे आती ही आती है, कुछ भी करो हर चीज़ एक एंड पे आती है। तो इन्होंने कहा कि टेलियोलॉजी इज अनकॉन्शियस। बच्ची है भाई टेलियोलॉजी, बच्ची है। उन्होंने कहा कि एंड पे तो आती है, इंसान मृत्यु से फेस टू फेस होता है, मृत्यु तो इंसान की आती है, लेकिन वो कभी मृत्यु चाहता नहीं है। उन्होंने ये कहने की कोशिश करी, तो तुम्हारा जो है कमिंग टू एन एंड इज इनएविटेबल। ऑल थिंग्स कम टू एन एंड, ऑल थिंग्स एंड, बट दोज थिंग्स डू नॉट सीक एंड, नॉट सीक एंड। क्रॉस है मतलब नॉट सीक एंड। इन्होंने मतलब एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि भैया हमारा शरीर है, उसमें ऑर्गन्स हैं अलग अलग, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, टू फुलफिल अ पर्टिकुलर फंक्शन, लेकिन फिर भी हो सकता है उस पर्पस के लिए वो वहां पे ना हो।
ठीक है, ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन क्या पता उनको पर्पस ही ना हो वो पर्टिकुलर फंक्शन फुलफिल करना। एक टाइम पे तो वो ऑर्गन फेल कर जाएंगे ना, तो कहाँ से फंक्शन फुलफिल होगा? इटर्निटी तक तो नहीं कर सकते ना तुम, इटर्निटी इमॉर्टल तो हो नहीं, मॉर्टल हो, तो कभी ना कभी फंक्शन तो सीज तो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो पर्पस ड्रिवन नहीं है, फंक्शन ड्रिवन है तुम्हारे ऑर्गन्स। अब बहुत सारे एरिस्टोटल के एंड पे आते हुए, एरिस्टोटल के बहुत थॉट प्रोसेस नेचुरल ग्रोथ और डीके पे बेस्ड है। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ और डीके पे बेस्ड और होनी भी चाहिए भैया। उनके जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे, वो एक डॉक्टर थे। तो एरिस्टोटल का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डीके बेस्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डीके बेस्ड है। पिताजी इनके डॉक्टर थे, उस वजह से एरिस्टोटल बहुत अच्छे नेचुरल हिस्टोरियन थे। अब भाई नेचुरल हिस्टोरियन कौन होता है? जो प्लांट्स, फ्लोरा फौना, प्लांट, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ता है, ऑब्जर्वेशन से पढ़ता है, रादर एक्सपेरिमेंट के। नेचुरल हिस्टोरियन एक्सपेरिमेंट नहीं करता। अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम एक बायोलॉजिस्ट बन जाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम एक बॉटनिस्ट बन जाओगे, जूलॉजिस्ट बन जाओगे। लेकिन अगर तुम एक नेचुरल हिस्टोरियन हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को सही कर देना कमेंट्स में, तो तुम एक नेचुरल हिस्टोरियन हो तो मतलब क्या भैया? ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, चीड़ फाड़ नहीं मचा रहे जानवरों के साथ, प्लांट्स के साथ। अब ये बायोलॉजिकल टर्म्स में बहुत सोचते थे, ह्यूमन बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, प्लांट किंगडम बायोलॉजी, उसके टर्म्स में हमने थॉट प्रोसेस फिलॉसफी बहुत डेवलप करी है। बहुत सारी फील्ड में ये अच्छे थे, जैसे डीलिंग विद सोशल लाइफ, ठीक है, डीलिंग विद द फिनोमिना ऑफ सोशल लाइफ, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। रैदर वर्किंग ऑन मोर ऑफ फिजिकल रियलिटी। तो एरिस्टोटल ने अपना योगदान पूरी तरीके से दिया है फिलॉसफी को। आज भी बहुत, आज की डेट पे भी फिलोसफर्स, बहुत जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, एरिस्टोटल के माइंडसेट से सोचते हैं। तो जब तक सोचते हैं हमारे एरिस्टोटल भैया की ज़िंदगी, मतलब फ़िलासफ़ी बरकरार रहेगी और उनकी पढ़ाई हम करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया शेयर कर दो, किसी ग्रुप में हो, कहीं हो, स्टोरी पे हो, शेयर करने में भाई पढ़ाई है, शेयर कर दो, किसी की मदद होगी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तुम, किसी फ़िलासफ़ी के यूनिवर्सिटी में घुसने की तैयारी कर रहे हो, अच्छा लगे तो शेयर करो, और भी लोग देखेंगे। विद दिस एंड करते हैं, थॉमिज्म पे जाएंगे अगले लेक्चर में, थॉमिज्म को कवर करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो लाइक ठोक दो। इस वीडियो में मैं बोलता नहीं है सब, लेकिन बोल दे रहा हूँ, एक यूट्यूबर का काम है ये सब बोलना, ठीक है, और शेयर कर दो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है भैया? तुम्हें क्या करोगे? कट लोगे? किस पे? काम पे। चलो फिर कट लो।